हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल विज्ञान वेल एजुकेशन में। आई होप आप सारी वीडियोस को अच्छे से सुन रहे होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको उस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है आप उसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। अगर बच्चों आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने सवाल वहां पर जरूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये कहां पर अप्लाई होता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ एक ऐसा लॉ है जो बच्चों हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और हम लेकिन क्योंकि उसको फील नहीं कर पाते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें नहीं पता है कि वो न्यूटन थर्ड लॉ कहां अप्लाई हो रहा है। लेकिन आपकी रियल लाइफ के अंदर ये बहुत जगह अप्लाई होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के साथ। तो पहले मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत फेमस स्टेटमेंट है इस लॉ की, हर बुक्स के अंदर आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। और ये स्टेटमेंट ये क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं फिर इसको यहां स्टेटमेंट को लिख देता हूं, टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। ये बच्चों इस लॉ की स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर मैंने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स रखे हैं। पहला टर्म है एक्शन, दूसरा टर्म है रिएक्शन। अगर आपको ये दो टर्म्स भी बच्चों याद रहे ना तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। ये तीनों लॉज में से सबसे इजीएस्ट लॉ है। दो ही टर्म आपको याद रखनी है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन क्या होता है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यू आर डूइंग एन पुशिंग एक्शन और पुलिंग एक्शन, दैट इज व्हाट यू मीन बाय एक्शन। एक्शन खुद करना, आपने किया है उसको, आपने वो फोर्स लगाई थी। क्या किया था आपने, फोर्स लगाई थी, एक्शन किया था, दैट इज व्हाट यू मीन बाय एक्शन टर्म। और इसको यहां पर लिखा जाएगा बच्चों, इसको हम कहेंगे यहां पर एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स ऐसे याद कर सकते हो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर दो फोर्सेस का इस्तेमाल होता है। पहली फोर्स का नाम है एक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स, एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स वो होती है जो एक्शन करवाएगी या जिसको आपने खुद लगाया है, आपने अप्लाई किया है, आपने उसके लिए कोई एक्शन किया है, दैट इज व्हाट यू मीन बाय एक्शन फोर्स, राइट। अब आते हैं इस टर्म पर, रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब यहां ये है बच्चों कि एक्शन होने के बाद वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या वो पर्टिकुलर बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, हाउ इट गोना रिएक्ट व्हेन दैट एक्शन इज एक्चुअली एक्टेड अपॉन। जब वो एक्शन होगा तो कैसे रिएक्ट करेगी वो बॉडी, उस फोर्स को हम यहां बोल रहे हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये कैसी फोर्स होगी, एक रिएक्शन फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स। तो बच्चों जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना वो कंप्लीटली इन्हीं दो फोर्सेस के ऊपर बना हुआ है। इन्हीं दो फोर्सेस को आपको समझना है। एक्शन फोर्स का मतलब यह है जो हम एक्शन कराते हैं, रिएक्शन फोर्स का मतलब यह है जो वहां से बॉडी रिएक्ट करती है। रिएक्ट करती है, एक सवाल उठ रहा है दिमाग में, बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी, कैसे करेगी बॉडी रिएक्ट, जरा सोचो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कॉस्को का बॉल देखा है, कॉस्को के बॉल को आप दीवार पे फेंको, थ्रो द बॉल। अब क्या होगा, बॉल वॉल तक जाएगी, वॉल से टकरा कर वापस आ जाएगी आपके पास, यही होगा, है ना। अब इस सिनेरियो को अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करके देखें तो हम यहां पर बच्चों एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स को ढूंढ पाएंगे। मैं बताता हूं एक्शन फोर्स कहां पर है। जब आपने बॉल को वॉल की तरफ थ्रो किया तो आपने अपने हैंड से एक फोर्स लगाया उस बॉल के ऊपर, तभी तो बॉल मूव करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ याद करो। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है बिना फोर्स लगाए आप मोशन नहीं करा सकते। बॉल तो अभी रेस्ट स्टेट पे है, इसकी स्टेट को आपको चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा।
न्यूटन सेकंड लॉ आपको यह बताता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। उसने बोला भाई एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा फोर्स लगा, कम चाहिए तो कम लगा। आपको जितना चाहिए था आपने उसके हिसाब से उस बॉल के ऊपर फोर्स लगा दिया। बॉल कहां जा रही है? बॉल जा रही है वॉल की तरफ, वॉल से टकराई। ये हो गया हमारा पहला केस। फर्स्ट केस हम एग्जांपल ले रहे हैं, व्हेन बॉल इज थ्रोन टू द वॉल। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों। इस एग्जाम्पल में जो मेरा पहला केस है, फर्स्ट केस, मैंने स्प्लिट फर्स्ट केस ये किया है, बॉल इज मूविंग टूवर्ड्स वॉल। बॉल कहां मूव कर रही है? वॉल की तरफ मूव कर रही है। तो एक्शन किसने किया है? यहां पर एक्शन फोर्स किसने किया है? एक्शन की फोर्स लगाया है आपने। भाई आपने ही तो फेंका था उसको, तो आपने इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा दिया। वी हैव अप्लाइड द फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। बॉल क्या करने गई? बॉल गई उस वॉल के पास। जब बॉल वॉल से टकराएगी तो वॉल से टकराकर वापस आएगी। यानी यहां पर दूसरा केस ये है बच्चों, व्हेन बॉल इज रिटर्निंग फ्रॉम द वॉल। जब बॉल वॉल से टकराकर वहां से वापस आ रही है, अब यहां क्या होगा? अब यहां पर किसने फोर्स लगाई है? जरा बच्चों इस सिचुएशन को ना यहां पर ब्रेक डाउन करके सोचो। मान लेते हैं बच्चों ये आपकी वॉल है। अगर ड्राइंग पसंद ना आए तो माफ कर देना। लेट्स सपोज ये आपकी वॉल है, राइट? ये हमारा ग्राउंड सरफेस है यहां पर, ठीक है? ये आपकी वॉल है, दिस इज द वॉल। ये आपका वॉल सरफेस है। आपने क्या किया? बॉल लिया, ये बॉल था, इसको थ्रो किया। तो हमारा ये तो पहला केस हो गया, ये हमने स्टडी कर लिया। इसको करने के लिए आपने फोर्स लगाया था। अब यहां से बॉल टकरा कर वापस इधर आ रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता नजर आ रहा है? क्या आपको यहां पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि स्टेट ऑफ मोशन तीनों जगहों पर चेंज होता है। पहली जगह जब आप उसको रेस्ट से स्टेट मोशन में लेके जा रहे हो या मोशन से रेस्ट में लेके आ रहे हो। जब आप उसको रेस्ट से मोशन में लेके जा रहे हो और मोशन से रेस्ट पे लेकर आ रहे हो, ये पहला केस है। दूसरी जगह जब आप उसकी वेलोसिटी को बदल रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तब भी आप उसका स्टेट बदल रहे होते हो। तीसरी जगह जब आप उसकी डायरेक्शन को बदल रहे होते हो। ये तीनों काम कर सकता था ना फोर्स? जरा यहां सोचो, क्या यहां बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई है? पहले बॉल था इस डायरेक्शन में, वॉल से टकराने के बाद बॉल आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब जब डायरेक्शन चेंज हुई है बच्चों, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है बिना फोर्स के मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रखूंगा, जो स्टेट ऑफ मोशन है वही रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। अब अगर वो चेंज नहीं कर सकता तो यहां डायरेक्शन कैसे चेंज हो गई? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि उस वॉल ने बच्चों, उस वॉल ने भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है। उस वॉल ने भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाई है। एंड दैट फोर्स व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन फोर्स? उसी फोर्स को हम यहां बोल रहे हैं रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब इस वॉल ने क्या लगाया? रिएक्शन फोर्स लगाया है। तो यहां पर जो रिएक्शन फोर्स लगा वो किसने लगाया? जी वॉल ने लगाया था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, कौन सा एक्शन फोर्स है और कौन सा रिएक्शन फोर्स है। अब दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने ये तो समझ लिया कि एक्शन फोर्स हम लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स ये वॉल लगा रही है, लेकिन इन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है?
क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर ये दोनों आपस में अलग अलग हैं या इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है? अवर एक्सपेरिमेंट टोल्ड्स अस कि ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं। ये दोनों फोर्सेस हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। मतलब ये एक्शन फोर्स जो आपने अप्लाई करी वो वैल्यू इस वॉल की रिएक्शन फोर्स के बराबर ही है। एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर ही होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपने इस बॉल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो बॉल भी रिएक्शन फोर्स की फॉर्म में 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगी। क्लियर हो गई वाली बात? अच्छा, अब आपने ये समझ लिया है कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू हमेशा इक्वल रहता है, इन दोनों वैल्यूज में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक सिंगल डिफरेंस है बच्चों, सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस, वो सिंगल डिफरेंस यह डायरेक्शन का। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चों यहां पर गलती करते हैं आप लोग, वो गलती ये है कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो फोर्सेस किन के ऊपर लग रही है, किन के ऊपर लग रही है। जैसे एक्शन फोर्स किसने लगाया है? किसने लगाया है? ये एक्शन फोर्स आपने लगाया था, इस बॉल को दिया था आपने वो फोर्स लगा के। लेकिन अगर हम इस पूरे सिचुएशन के अंदर देखें तो दो चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। टू बॉडीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ध्यान रखना है बच्चों, एक्शन रिएक्शन फोर्स तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन उस कंडीशन के अंदर जब आपको उस चीज को वैलिडिटी के तौर पे लाना होगा, दोनों को एक रिलेशन में होल्ड करना होगा, तो ये बहुत जरूरी है ढूंढना कि कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि यहां पर हमेशा दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और यहां पर जो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो बॉल के साथ कर रही है और बॉल के साथ कर रही है। आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। चाहे आपने वो फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन आपने वो फोर्स लगा के किसको दे दिया है? बॉल को दे दिया है। यानी बॉल इस बॉल के साथ इंटरेक्शन कर रही है और बॉल इस बॉल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आप कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, राइट? तो जब थर्ड लॉ अप्लाई किया जाएगा तो इसमें आप कहीं पर भी नहीं आओगे, सिर्फ थर्ड लॉ सिचुएशन होल्ड होगी, वो सिर्फ और सिर्फ होगी बॉल और इस बॉल के बीच में। अच्छा, तो एक्शन किसने किया है? अब मैं ये कह सकता हूं एक्शन किया बॉल ने, और रिएक्शन किसने किया है? हम कह सकते हैं वॉल ने। ध्यान से देखो, एक्शन और रिएक्शन करने वाले दोनों अलग अलग लोग हैं, और यही इस लॉ की ब्यूटी है। कई लोग ये समझ लेते हैं कि बॉल के ऊपर ही एक्शन हो रहा है और बॉल के ऊपर ही रिएक्शन हो रहा है। अरे भाई, जब दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन कर रही हैं, सोचो, और दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से वो बैलेंस्ड कंडीशन नहीं बन जाएगी? आपने बैलेंस फोर्सेस के बारे में पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर। जब बैलेंस फोर्सेस होती हैं तो बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है। अब जब बॉडी में मोशन नहीं है तो बॉल कैसे मूव करेगा? दिस इज द फैक्ट जो आपको समझना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। वो दोनों कभी सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, कभी सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, इसीलिए आपको एक एक्शन फोर्स बोलना पड़ता है, दूसरे को रिएक्शन फोर्स बोलना पड़ता है। एक एक्शन फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगेगा और दूसरा रिएक्शन फोर्स सेकेंड बॉडी से लगेगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक और कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं, एक और कंडीशन। आपने कभी रॉकेट को ऑब्जर्व किया होगा? आजकल हमारी जो कंट्री है उसमें ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे काम कर रही है बच्चों। उन्होंने बहुत सारे हाल फिलहाल में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, अगर आपने न्यूज में सुना होगा तो।
बच्चों रॉकेट का एक सिंपल सा फंडा है, रॉकेट का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। ये रॉकेट को आप जो घरों में हम जब दिवाली आती है तब जलाते हैं ना, उसको भी इमेजिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है दोनों। नथिंग इज गोना डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मान लीजिए आपके पास ये एक रॉकेट था, ये आपका रॉकेट है। रॉकेट को कभी उड़ते हुए देखा है? देखा आपने कभी रॉकेट को उड़ते हुए? रॉकेट कैसे उड़ता है? रॉकेट उड़ता है ऐसे श्यों। लेकिन एक सवाल ये है बच्चों, रॉकेट ऊपर जा कैसे रहा है? क्या आप वहां फोर्स अप्लाई करने गए हो? नहीं। और पहली बात तो ये, इतने भारी भरकम, वो टनों में होता है उसका वजन, उसको ऊपर लेकर जाना खुद के फोर्स से, भैया बहुत मुश्किल काम है, नहीं जा सकता। तो ये खुद ब खुद कैसे जाता है? आप जवाब दोगे सर उसके नीचे से ना कुछ गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, वो हमने देखा, वो जलता हुआ जाता है, नीचे से धुआं छोड़ता है। वहां है क्या बच्चों? वहां इस रॉकेट में टैंक होता है जिसमें फ्यूल भरा जाता है। उस फ्यूल के अंदर जब वो फ्यूल जलता है तो उससे कुछ गैसेस बनती हैं जो हाई प्रेशर के साथ बच्चों नीचे जाती हैं, बहुत हाई प्रेशर के साथ नीचे जाती हैं। तो ये जो बॉटम पार्ट है ना इसका, यहां से वो गैसेस क्या करती हैं? बाहर निकलती हैं बहुत हाई वेलोसिटी के साथ। गैसेस कम्स आउट विद वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ही नीचे निकलती हैं। क्या मैं इसको बच्चों एक्शन बोल सकता हूं? ये मैंने एक एक्शन करवा दिया, इन गैसेस ने एक एक्शन किया। अब इस एक्शन की वजह से होगा क्या? रॉकेट के ऊपर लगेगा रिएक्शन फोर्स। रॉकेट के ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। एक्शन कहां हो रहा है? नीचे। तो रॉकेट अपने आप को ऊपर कहां फेंक देगा? ऊपर। कहता है मैं रिएक्शन ऊपर करूंगा, तो ये रिएक्शन करने के चक्कर में कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। गैसेस ने क्या किया? गैसेस ने एक एक्शन फोर्स जनरेट करी, वो लगी नीचे। तो रिएक्शन ने खुद को कहां लगाया है? ऊपर। कैसे लगाया है? वो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। रॉकेट क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बात से एक और चीज समझ में आती है, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता हूं, ध्यान से देखो। एक्शन फोर्स और ये जो रिएक्शन फोर्स है, क्या ये दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट नहीं है? यहां पर भी यही हो रहा है। एक्शन नीचे होता है तो रिएक्शन ऊपर हो जाती है। मतलब ये कि ये फोर्सेस आपस में इक्वल भी हैं और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आपस में इक्वल हैं और साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट। यानी कि आपको यहां पर 3 बातें याद रखनी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के इक्वल होता है। इसमें 2 बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इसमें एक एक्शन फोर्स लगा रहा होता है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा होता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की, इन एक्शन और इन रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बच्चों ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। कुछ और एग्जांपल्स मैं अभी आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा। कभी सोचा है कि हम चल कैसे पाते हैं? एक छोटा बच्चा अगर आप देखेंगे जो अभी नया पैदा हुआ है, वो अगले कुछ महीनों तक नहीं चल पाता है, लेकिन आप जब खुद को देखते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि आप चल रहे हैं। आपने खुद को देखा है, पहले भी जब आप खुद पैदा हुए थे तो आप चल नहीं सकते थे, लेकिन अब आप चल पा रहे हो। क्या हुआ है इस बीच में? क्या नई कहानी ऐसी जुड़ी है जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल नए जन्मे बच्चे हैं, न्यू बेबी बॉर्न है, वो कुछ महीने तक चल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? मैं आपको इसका एक फिजिकली साइंटिफिक वे में मतलब समझाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। बच्चों जब आप चलते हो ना, जब आप चलते हो, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, लेट्स सपोज दिस इज आवर ग्राउंड सरफेस, और यहां पर आप खड़े हो। आपने क्या किया?
आपने अपनी लेग को उठाया एंड यू पॉइंट लाइक दिस। तो होता यह बच्चों कि आप अपने लेग से ना इस ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करते हो। यू अप्लाई अ फोर्स, नीचे की तरफ पुश करते हो। कभी ऑब्जर्व करना, जब आप चल रहे होगे ना, आप ऑब्जर्व करना, व्हेन यू पुट योर फॉरवर्ड लेग फॉरवर्ड, आपने अपने पहले वाले पैर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट किया, तो होता यह है कि जब आप अपने लेग को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखते हो तो आप उसी लेग से ग्राउंड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हो। तो ये तो कर दिया आपने एक्शन, ये आपकी लेग ने क्या कर दिया, एक्शन। अब ग्राउंड क्या करता है, उतना ही फोर्स, द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो आप क्या करते हो, आगे की तरफ मूव कर जाते हो। दिस इज द वे कि आप मूव कर पाते हो। क्या हुआ है यहां पर, आपने एक्शन किया डाउनवर्ड और ग्राउंड ने रिएक्शन किया अपवर्ड। सो दिस इज हाउ यू गोना एबल टू वॉक। इस तरीके से आप चल पाते हो। आई होप न्यूटन का थर्ड लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज बच्चों ये सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आपके जो भी फीडबैक हो, अगर आपकी कोई क्वेरी भी है, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे कमेंट करिए। मैं आपसे जो भी हेल्प हो सकती है आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए खूब मेहनत करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।